म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि जो थ्रिल, जो सेटिस्फैक्शन आपको डायरेक्ट इक्विटीज में मिलता है वो म्यूचुअल फंड में कभी नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स में एक एवरेज रिटर्न मिलते हैं, लेकिन जो स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स हैं वो आपको डायरेक्ट इक्विटीज में मिल सकते हैं। हाँ, जिसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है इक्विटीज में, डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी स्टडी। बिल्कुल ही आप स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो फिर अब म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और इसमें रिस्क भी कम होता है। लेकिन डायरेक्ट इक्विटीज में जो थ्रिल और जो सेटिस्फैक्शन, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिलता है वो इक्विटीज में कभी भी नहीं मिलता, वो म्यूचुअल फंड में कभी नहीं मिलता। और इक्विटीज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? आपने देखिए पिछले कई सालों से इक्विटी ने प्रूव किया है, इट हैज प्रूव्ड। नहीं, 1980 सेंसेक्स वाज 100, दैट वाज द बेस ईयर, नाउ इट इज अराउंड 40,000, तो 400 टाइम्स रिटर्न इन्होंने दिए 40 इयर्स। ऑब्वियसली ऐसे रिटर्न हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे, अभी कम है। फिर भी एक अच्छा खासा, देखिए रिटर्न को ऐसा होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को एक बड़ी मार्जिन से बीट करें, और मार्जिन से बीट करेंगे इक्विटीज, मुझे लगता है। देखिए बैंक इंटरेस्ट रेट भी, इन्फ्लेशन अभी 5% है और बैंक में इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे 6 to 8%, तो ये मार्जिनली बीट करता है, लेकिन एक बड़ी मार्जिन से बीट कर सकता है इक्विटीज। और दूसरी बात यह है कि देखिए इक्विटी का पावर आपको समझना है तो आप देखिए वॉरेन बुफे, 11 साल का एक लड़का अमेरिका के एक टाउन में रहता था, एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का जो घर घर न्यूज़पेपर पढ़ता था, ऐसा लड़का वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना। अभी वो रिचेस्ट नहीं है, लेकिन रिचेस्ट की लिस्ट में लिखा है, और कई साल तक वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन था। उसका कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई दूसरा बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट किया और उसको मल्टीप्लाई करता गया और आज उस स्टेज पर पहुंचा। तो आप लोग क्यों इक्विटी में क्यों नहीं करना इन्वेस्ट? एक जमाना था जब लोग कहते थे, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, इट इज गैम्बलिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता। देखिए स्टॉक मार्केट की दो चीजें हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग को आप जो कुछ हद तक जुआ कर सकते हैं, कह सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में मैं आज कहने जा रहा हूँ वो किसी भी एंगल से जुआ नहीं है। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक दो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, किसी के कहने पर कर दिया, कुछ बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की, बिल्कुल स्टडी नहीं की, कॉमन सेंस का यूज नहीं किया, एक दो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके खोने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप एक कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 10-15 कंपनी के आपने इन्वेस्ट किए, थोड़ी सी उसमें स्टडी की, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके अपने बिजनेस है, जो अपना जॉब कर रहे हैं, और दे हैव अर्न more than what they have earned from their business through equities, or equal to that. उन्होंने 10-15 करोड़ रुपए बिजनेस से कमाए हैं, तो लगभग उतना ही अमाउंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से भी कमाए। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, ये नहीं कि आपने बिजनेस में कमाए और इक्विटीज में कमा दिया। ऐसा बहुत रेयर होता है जो कि बिना किसी स्टडी के अगर आप करें, अगर थोड़ी सी स्टडी से थोड़ा सा करें तो ये आपको असेट बिल्ड करने में और ज्यादा मदद करेगा। और एक बात है कि जब आप कुछ चीज खरीदते हैं, आप बाहर जाते हैं, कई बार आपको लगता है मन में कि ये कंपनी कितनी जबरदस्त कमाल कर रही है, बहुत पैसे कमा रही है, मेरा ऐसा बिजनेस होना चाहिए था। तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप क्यों नहीं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते? अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे कहूंगा डीमार्ट के स्टोर पर, आप मेरे घर के पास में ही डीमार्ट का स्टोर, तो मैं देखता हूँ रात में 10:30 को भी आप चले जाओ तो 10 बिलिंग काउंटर होते हैं उसके, और हर बिलिंग काउंटर पर 4 से 5 लोग खड़े होते हैं बिल भरवाने के लिए, और हर एक का बिल 1000, 2000, 3000, 5000 तक होता है। तो रात में 10:30 को भी इतनी भीड़ होती है, तो बड़ी ऑब्वियस चीज है कि ये कंपनी ढेर सारा पैसा कमा रही है, और ये किसी को भी नजर आ रहा है। आप जाएंगे आपको भी नजर आएगा, तो आपको नहीं लगता कि आपका ऐसा बिजनेस होना चाहिए? तो ये कंपनी ने प्रूव कर दिया है कि ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, और आने वाले 5-10 साल में आपको लगता है कि इसका कम हो जाएगा, और अगर कम हो भी जाए तो आपको पता चल जाएगा, डीमार्ट में जब भीड़ दिखनी कम हो जाएगी तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए ना। और
और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि पीवीआर सिनेमास में देखिए आप, मैं तो हैदराबाद से हूँ, तो वहां पर टिकट प्राइस लो है, 150 रुपीज में मूवी टिकट होती है। लेकिन आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर चले जाए तो मूवी टिकट 300, 350 होती है। तो यहाँ पर भी तो वो मार्जिन कमा रहा है, तो मुंबई, दिल्ली में तो और भी ज्यादा मार्जिन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, उनको फिर एडवर्टाइज का पैसा मिलता है। और आप फूड एंड बेवरेज में आप पॉपकॉर्न देखिए, 300, 350 में पॉपकॉर्न वो बेच रहा है। कॉस्टिंग क्या होती होगी इसकी, 40-50 रुपीज। तो 600-700% का जैसा रिटर्न बना है। I agree that all the movie goers do not eat popcorn, but some of them do. तो ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि पीवीआर ढेर सारा पैसा कमा है। तो ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अब देखिए पीवीआर ने पिछले 10 साल में 10 टाइम से ज्यादा रिटर्न दिया है। कौन से बिजनेस में इतना जबरदस्त रिटर्न मिलता है? और ये बिजनेस चल रहा है, मतलब आगे 5 साल के बाद में लोग क्या मूवी देखना बंद कर देंगे, पॉपकॉर्न खाना बंद कर देंगे? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है 10 टाइम के आपको 5 टाइम्स रिटर्न मिले, लेकिन फिर वो भी काफी अच्छा है। अभी आप कहेंगे कि ठीक है अभी लॉकडाउन है, अभी थिएटर बंद है, लेकिन ये थिएटर क्या हमेशा बंद थोड़ी ना रहे। कुछ समय के बाद में 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी तो ये थिएटर्स खुलेंगे। जैसे कि ट्रेन खुल गए, मॉल खुल गए, दुकानें खुल गई हैं, रेस्टोरेंट खुल गए, तो कुछ दिनों के बाद मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। और हो सकता है वैक्सीन आ जाए, दवाई आ जाए, तो कोरोना वायरस खत्म हो जाए या कम हो जाए काफी। नहीं भी हो तभी लॉकडाउन के कभी ना कभी तो ये खुलेंगे थिएटर, लोग जाएंगे, फिल्म देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। ऐसे बिजनेस आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस सा पता चल जाता है कि ये कमा रहे हैं, बहुत जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं। और एक कंपनी का मैं एग्जांपल दूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको कई दिनों से दिख रहा है कि जियो सारा मार्केट कैप्चर कर रहा है। कंपटीशन बहुत कम हो गया है इसमें, भारती और जियो दो ही बड़े प्लेयर बचे। अब जब सारा कंपटीशन हट गया है तो जियो वाला और भारती एयर वाला दोनों भी अपने मोबाइल के टैरिफ बढ़ाएंगे, चाहे इंटरनेट से हो, चाहे टॉक टाइम के लिए प्राइसेस हो, ये बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि पहले बहुत सारा कंपटीशन था तो बहुत लो रखे हुए थे। अभी वर्ल्ड में लगभग सबसे कम मोबाइल चार्जेस इंडिया में, तो आगे चल के नहीं बढ़ेंगे क्या? ऑब्वियसली बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक ही आया है अभी कुछ महीने पहले। देखिए कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क होता है डेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत भारी डेट था और उन्होंने इसमें अपने मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी स्टेक बेची है, पैसे रेज किए हैं और उस डेट को लगभग जीरो कर दिया। तो जो एक मेजर रिस्क होता है वो उसने जीरो कर दिया। तो बिल्कुल ऑब्वियस, मतलब कोई भी आदमी देखता तो उसको समझ में आता, कोई बिजनेसमैन देखता तो समझ में जाता, इतना भारी डेट, इतने जबरदस्त, इतने ज्यादा इंटरेस्ट चार्जेस होने लग रहे थे, वो अब लगभग जीरो हो जाएंगे। तो देखिए इंटरेस्ट चार्जेस जीरो हो गए तो इनका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, तो इनकी मार्जिन सालों साल में बढ़ती जाएगी। ये इसमें क्या कम होना है? फिर अभी ये रिटेल में भी जा रहे हैं। तो कोई भी कॉमन सेंस, तो अब जब भी कोई कुछ चीज खरीदने जाए तो ये देखिए कि ये कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, कॉमन सेंस से काफी कुछ पता चल जाता है आपको कि कौन सा बिजनेस जबरदस्त ग्रो कर रहा है, किस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से ये और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि फार्मा कंपनीज, आप दवाई खरीदने जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कितने आप पैसे चुका रहे हैं, कितनी मार्जिन वो बना रहा होगा। और आप देखिए कि अमेरिका में कितनी ज्यादा मेडिसिन की प्राइस होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो अमेरिका में जो एक्सक्लूसिविटी होती है इनके प्रोडक्ट्स की, तो इसमें कितने परसेंट रिटर्न, वो 100% से भी ज्यादा इनकी मार्जिन होती है। और ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा मतलब कहने का मतलब है कि इक्विटीज बड़े आराम से आप बिना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए और आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं।